हेलो एवरीवन। देखिए आज हम चालू कर रहे हैं कूलॉम्स लॉ के वेक्टर फॉर्म के बाद। अब तक हमने यूनिट नंबर 1 में क्या क्या पढ़ लिया है। चार्ज के बारे में हम पूरी चीज़ पढ़ चुके हैं। चार्ज के फैक्ट क्या क्या वो पूरा पढ़ चुके हैं। बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पूरा पढ़ चुके हैं। और अगर हम उसके बाद हम बात करें मेथड ऑफ चार्जिंग पूरा पढ़ चुके हैं। कूलॉम्स लॉ क्या होता है पूरा पढ़ चुके हैं। और वेक्टर फॉर्म ऑफ द कूलॉम्स लॉ क्या होता है वो भी पूरा पढ़ चुके हैं। परमिटिविटी रिलेटिव परमिटिविटी पूरा पढ़ चुके हैं। अब जो हम चालू करेंगे उसके बाद हमने देखा था कि कूलॉम्स लॉ का जब वेक्टर फॉर्म पढ़ा था तो हमने क्या देखा। हमने देखा कि वेक्टर फॉर्म ऑफ द कूलॉम्स लॉ, तो उसके अंदर हमने देखा था कि जो फोर्स होता है उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं हम, के Q1 Q2 अपॉन में आर का स्क्वायर। के Q1 Q2 अपॉन में आर का स्क्वायर। और अगर इसका वेक्टर फॉर्म हमें लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर इंटू हम आर कैप से गुणा कर देते थे। हमारे पास यही था। यहाँ आर कैप यूनिट वेक्टर होता है, हमने ये पूरा पढ़ा कल जब पिछली क्लास में। यूनिट वेक्टर हिंदी में इसको एकांक सदिश बोलते हैं। और ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमने 11th क्लास में पढ़ा था कि जो यूनिट वेक्टर बराबर होता है वो होता है ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मॉड, जिसको हम नॉर्मली सिंबल से ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अगर हमें किसी का वेक्टर फॉर्म निकालना है तो हम क्या करेंगे, ए वेक्टर को क्या करेंगे, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये मैग्नीट्यूड इसके पास आ जाएगा। तो मैग्नीट्यूड को अगर हम यूनिट वेक्टर से गुणा कर देते हैं तो हमारे पास फुली वेक्टर बन जाता है। क्या क्या पढ़ा हमने, हमने देखा कि अगर फुली वेक्टर बनाना है हमको, पूर्ण सदिश बनाना है उसको, तो किसी के भी मैग्नीट्यूड को उसके यूनिट वेक्टर से गुणा कर दो। तो ऐसे ही हमने इसमें किया। ये जो फोर्स था ये इसका मैग्नीट्यूड है, परिमाण है। और इस परिमाण को हमने किससे गुणा करना था, यूनिट वेक्टर से। देखो ये मैग्नीट्यूड हो गया और ये हमारा क्या हो गया, यूनिट वेक्टर। मैग्नीट्यूड को यूनिट वेक्टर से गुणा करने पर वो एक किसमें कन्वर्ट हो जाता है, फुली वेक्टर के अंदर। और ये हम पूरा कंप्लीट कर चुके थे, जिसको पिछली क्लास में देखेंगे। वेक्टर फॉर्म ऑफ द क्लास हम पूरा, वेक्टर फॉर्म ऑफ द कूलॉम्स लॉ हमने पूरा पढ़ा हुआ था। आज हम पढ़ेंगे किसी चार्ज पर अलग अलग आवेशों के कारण जो फोर्स लगेगा उसको हम निकालेंगे। फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस हमारा आज का टॉपिक होगा, जिसे बाद में हम बोलेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो चालू करते हैं, फोर्स ऑन अ मल्टीपल चार्ज। देखो अगर हम चालू कर रहे हैं फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। देखो छोटा सा डेरिवेशन है ये। और डेरिवेशन क्या है, जैसे कि ये कोई Q1 चार्ज है। कौन सा चार्ज है, क्योंकि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो भी हम चार्ज लेंगे वो सारे कैसे होंगे, पॉइंट चार्ज। कैसे होंगे इसमें, पॉइंट चार्ज। और माना इस Q1 चार्ज पे एक फोर्स निकालना है जो कि Q2 चार्ज के कारण है, और ये भी प्लस है। तो हमें बहुत अच्छे से पता, और ये मान लो उनके बीच की दूरी R। अगर हमसे पूछा जाए कि इस पे फोर्स कैसे होगा, चूंकि ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, तो प्लस प्लस के कारण जो फोर्स लगेगा इस पे वो कैसे लगेगा, रिपल्सिव टाइप का, और वो आउटवर्ड होगा ऐसे बाहर की तरफ। और हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि इसको हम बोलेंगे 1 पर फोर्स है 2 के कारण। 1 पर फोर्स है 2 के कारण। दोबारा सुनेंगे, हमें निकालना है इस चार्ज पे फोर्स, इस चार्ज पे फोर्स निकालना है। तो हमने पहले माना कि इस चार्ज के कारण कितना होगा, तो हमने Q1 के हिसाब से उस पर कैलकुलेट किया। हमने पिछली क्लास में देखा था, इसको पढ़ते कैसे थे, फोर्स ऑन चार्ज Q1 और ड्यू टू Q2, हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था। अगर हमने माना कि एक चार्ज और है और वो चार्ज माना कि इससे ये R दूरी पे रखा है और इसका नाम भी हमने बोल दिया है Q1 हो गया, Q2 हो गया, तो इसको Q3 मान लेते हैं। तो ये भी प्लस है और ये भी पॉइंट चार्ज है, तो इसके कारण इस पे जो फोर्स लगेगा वो भी आउटवर्ड होगा, क्योंकि प्लस है, रिपल्सिव फोर्स है। तो यहाँ पर हमने उस फोर्स का नाम दे देंगे, किसके कारण है, 3 के कारण। और किस पर है, 1 पर, तो हम लिखेंगे 1 पर फोर्स 3 के कारण। ओके। अब चूंकि Q1 Q2 और Q3, तो इसके बीच में भी कोई डिस्टेंस नहीं होगी, ये डिस्टेंस हमने R मान ली। अगर हम इनकी सबकी पोजीशन ओरिजिन के रेस्पेक्ट में बताएं, तो हमें बहुत अच्छे से पता है ओरिजिन के रेस्पेक्ट में अगर हम बताएं तो कैसे बताएंगे। ये ओरिजिन है, मान लो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में मूल बिंदु के सापेक्ष अगर हमें किसी भी चार्ज की पोजीशन बतानी है तो उसे हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या है, कभी अगर हमको इस चार्ज की पोजीशन ओरिजिन के रेस्पेक्ट में बतानी है तो उसे हम बोलेंगे पोजीशन वेक्टर। तो ये Q2 की है, इसलिए हम बोलेंगे इसको R2 वेक्टर। ये चार्ज है Q3 और इसकी पोजीशन बतानी है ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, तो इसे हम बोलेंगे R3 वेक्टर।
ऐसे ये चार्ज की पोजीशन बतानी है हमको, इसको हम बोलेंगे R1 वेक्टर। तो ये तो R1 R2 R3 ये सब क्या है, पोजीशन वेक्टर। अब ये पोजीशन वेक्टर है। अब हमने देखा कि ये Q2 है और ये Q1 है। तो जब दो चार्जों के बीच में डिस्टेंस बतानी है तो उसे बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, विस्थापन सदिश। ये 11th में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है, जिसके अंदर हमने पढ़ा था पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। पोजीशन वेक्टर के बारे में हमने देखा था कि उसकी जब डिस्टेंस बताते हैं तो वो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में बताते हैं, और दो चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस उसे हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलते हैं। तो अब हम आगे चलते हैं। ये Q2 है और ये Q1 है। देखो पिछली क्लास में हमने इसको पढ़ना सीखा था कि यहाँ पे 1 2 आएगा कि 2 1 आएगा। हमारा फाइनल पॉइंट है Q1 और चलना है Q2 से, तो हम पहले फाइनल पॉइंट लिखते हैं 1 पर जाना है, फिर कहाँ से चले वो लिखते थे 2, और चूंकि वेक्टर में पढ़ रहे हैं तो ये वेक्टर फॉर्म होगी। ऐसे ही इसके कारण हम यहाँ क्या लिखेंगे, किस पे जाना है फाइनल पॉइंट 1 पर, और किसके कारण है 3 के कारण, और ये लगा दिया वेक्टर। तो इस तरह से हमारा पूरा कंप्लीट डायग्राम हुआ। अब हम F12 इधर है, F13 इधर है, तो इनका कोई ना कोई जो नेट फोर्स होगा वो इन दोनों के बीच में होगा, और उसको हमने क्या मान लिया, F1 वेक्टर। अब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, F12 कितना होगा, F13 कितना होगा वो निकालेंगे। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि F12 और F13 कैसे निकालेंगे। जैसे मैंने बोला कि F12 वेक्टर बताओ कितना होगा, तो हमको पता है चार्ज का जो इस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा, 1 2। ये चार्ज मतलब 1 और 2 के बीच में, तो हम लिखेंगे के, मैग्नीट्यूड लिख देंगे पहले, के Q1 Q2 अपॉन में R का स्क्वायर। अब ध्यान से सुनो, पिछली वाले अभी थोड़ी देर हमने पहले पढ़ा कि इस चार्ज और इस चार्ज के बीच में डिस्टेंस क्या है, R12। तो हम इसका लिखेंगे यहाँ पर यूनिट वेक्टर। क्या लिखेंगे, यूनिट वेक्टर, क्योंकि हमने देखा था कि ए कैप बराबर हमारे पास होता था ए वेक्टर बटा ए। तो किसी को भी फुली वेक्टर में कन्वर्ट करना है तो ए वेक्टर को ए वेक्टर चाहिए, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इधर, ए इंटू ए कैप। तो किसी को भी अगर फुली वेक्टर बनाना है तो हम क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड को यूनिट वेक्टर से गुणा कर देते हैं। तो ये रहा इसका मैग्नीट्यूड और ये रहा इसका यूनिट वेक्टर, और जब मैग्नीट्यूड को यूनिट वेक्टर से गुणा करेंगे तो हमारे पास जो मिलकर आएगा वो क्या आएगा, फुली वेक्टर। अब देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और अगर हम इसको ऐसे लिखें तो कैसे लिखेंगे, अगर लिखना है तो हम लिखेंगे, ये जो दूरी है, डिस्टेंसेस है दोनों चार्जेस के बीच में है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या रहा होगा, R12 वेक्टर का स्क्वायर। तो ये हमारे पास 12 आ गया है, F12 मतलब फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2। सिमिलरली हम क्या लिखेंगे, 13 वेक्टर। चलो इस बार हम लिखते हैं अच्छे से। 13 देखेंगे पहले कहाँ है, ये रहा 13। 1 और 3 के बीच में हम फोर्स निकालना है, तो पहले मैग्नीट्यूड लिख देंगे, Q1 Q3 अपॉन R13 डिस्टेंस रही है बीच में, तो उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो ये होगा, इनटू इसको इससे कर देंगे, इसके कैप यूनिट वेक्टर से गुणा, और ये बन गया पूरा कंप्लीट वेक्टर फॉर्म। सिमिलरली मान लो और चार्ज होता Q4 कहीं और होता, कहीं भी होता, कितने भी चार्ज होते, माना कि हम इसको ऐसे आगे बढ़ा देते हैं, क्योंकि बहुत सारे चार्जों के कारण हम फोर्स कितना होगा वो पढ़ रहे हैं, टॉपिक का नाम भी हमारा यही है। तो माना कि n चार्ज के कारण, तो हम लिखते हैं फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Qn चार्ज के कारण। जो Q ऐसे काफी सारे n चार्ज होते तो उनके कारण जो फोर्स होता वो कितना होता, तो हम लिखते देखो, ये 1 पर 2 के कारण, ये 1 पर 3 के कारण, तो अब हम निकाल रहे हैं 1 पर n के कारण, तो हम लिखते हैं 1n, ये सिंबल हो गया। ऐसे ही अब मैग्नीट्यूड लिखते हैं, जैसे इसमें क्या लिखा था 1 2, तो यहाँ लिखा था Q1 Q2, 1 3 Q1 Q3, यहाँ लिखा है 1n, तो हमें लिखेंगे कि Q1 Qn, और देखो डिस्टेंस भी देखो 1 2 है तो R12 है, 1 3 है तो 1 3 है, तो 1n है तो हम क्या लिख देंगे, 1n वेक्टर का मॉड स्क्वायर। और देखो यूनिट वेक्टर में भी देखो 1 2 है 1 2 है, 1 3 है 1 3 है, 1n है, तो यहाँ पे भी क्या लिख देंगे, 1n का कैप। अब हमें पता है कि जो फोर्स है वो वेक्टर क्वांटिटी है, और अब वेक्टर क्वांटिटी को जब जोड़ना होता है, ऐड करना होता है, तो हम उसको नॉर्मली नहीं जोड़ पाते, उनके लिए हमें लगाना होता है वेक्टर एडिशन लॉ, जिसके अंदर हमने ट्राइंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ पढ़े थे और पॉलीगन लॉ पढ़े थे 11th क्लास के अंदर। कोई ना, पर हमें तो सीधा वेक्टर एडिशन लॉ लगाना है, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, F1 वेक्टर, इन सबको क्या कर देंगे, वेक्टर सम कर देंगे। दोबारा देखेंगे एक बार क्या क्या हुआ है।
Q1 चार्ज पे फोर्स निकालना था, तो पहले Q2 के कारण निकाला तो वो रहा, Q1 पर Q3 के कारण कितना होगा वो ये रहा। इसी टाइप से काफी सारे n चार्ज होते तो उनके कारण कितना होता, ये फोर्स होता। वेक्टर कैसे बनाते हैं, इसमें अगर डाउट है तो इसको देख लेंगे एक बार। वेक्टर बनाने के लिए हमें क्या करना है, मैग्नीट्यूड को उसके यूनिट वेक्टर से गुणा कर देना है। तो इस फोर्स का जो है देखो, इसमें 1 और 2 चार्ज आ रहे हैं, डायग्राम में भी नहीं जाएंगे तो यहीं से समझ जाएंगे कि इसमें जो चार्ज आने वाला है वो 1 2 आने वाला है। तो K Q1 Q2 और डिस्टेंस में भी 1 2 आ गया है, और तो उसका कैप भी 1 2 है। 1 3 निकालेंगे तो 1 3 आ गया है, और कैप में भी 1 3 आ गया है। ऐसे 1 n है तो 1 n आ गया है। अब सबका क्या कर देंगे, वेक्टर सम। चलो अब हम इन सबको ऐड करते हैं, जितना भी हमने अभी डायग्राम में पढ़ा। तो हमें फोर्स किस पे निकालना है, नेट फोर्स Q1 चार्ज पे। तो क्या होगा वेक्टर सम से, तो हम लिख भी देंगे यहाँ पर नेट फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, या हम बोल दें n चार्जेस। कितने सारे चार्ज है हमारे पास, n चार्जेस। बहुत सारे आवेशों के कारण जो बल लगेगा Q1 पर, वो हम इसके अंदर निकाल लेंगे। तो पहले क्या निकालेंगे, देखो 1 पर 2 के कारण हमने ऐसे लिखा था, 1 पर 3 के कारण हमने ऐसे लिखा था, ऐसे और भी होते तो और लिख देते। तो हमने लास्ट लिखा था चार्ज क्या है, 1 पर n के कारण। अभी अभी हमने इसकी वैल्यू लिखी थी पीछे, और वो क्या थी, k। इसको देख के लिख देंगे अब तो, k Q1 Q2 अपॉन R12 वेक्टर का मॉड और उसका स्क्वायर इंटू R12 कैप, प्लस ऐसे इसको लिख देंगे k Q1 Q3 अपॉन R13 वेक्टर और उसका मॉड और उसका स्क्वायर और उसका कैप, प्लस ऐसे डॉट 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 करके इसकी वैल्यू लिख देंगे जो पीछे लिखी है हमने, k Q1 Qn अपॉन R1n वेक्टर का स्क्वायर इंटू R1n कैप। ये हमने लिख दिया है, और ये हो गया वेक्टर सम से नेट फोर्स। क्योंकि वेक्टर सम क्यों किया है, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। अगर वेक्टर क्वांटिटी होती है तो हम उसको नॉर्मली नहीं जोड़ सकते। जैसे कि चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी थी तो हमने उसको टोटल निकालने के लिए सिंपली एल्जेब्रिक सम किया था, बट फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो जब हम नेट फोर्स निकालेंगे तो वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो करेंगे। और अब इसमें से देखो, इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं। इसमें जो कॉमन है, कॉमन क्या क्या है, के और के। दूसरा कॉमन देखो Q1 और Q1, तो हम यहाँ कॉमन ले रहे हैं के Q1, और ब्रैकेट के अंदर क्या लिख देंगे, यहाँ पे क्या बचा Q2, और यहाँ क्या बचा R12 वेक्टर का स्क्वायर, इधर क्या बचा R12 कैप, प्लस यहाँ क्या बचा Q3 अपॉन R13 वेक्टर का स्क्वायर इंटू R13 कैप, प्लस डॉट डॉट डॉट, फिर यहाँ क्या बचा देखो Qn अपॉन R1n वेक्टर का स्क्वायर इंटू R1n कैप। और ये पूरा हमने इसको सजा के लिख दिया अच्छे से। अब इसको और अगर शॉर्ट में लिखना चाहें हम, तो हम देखो क्या लिखेंगे, k Q1। हम मैथ में बहुत अच्छे से जानते हैं, जितनी भी प्लस होते हैं उन सब प्लस की जगह हम किसका यूज करते हैं, सिग्मा का। किसका यूज करते हैं, सिग्मा। जितने भी प्लस आ रहे हैं, इस प्लस को दिखाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, सिग्मा का। दूसरी बात, हमारा जो इसके अंदर बैठा हुआ है वो स्टार्टिंग चार्ज हो रहा है Q2 से, तो हम लिमिट लगा देते हैं भाई 2 से स्टार्ट हुआ और n तक हमारा चार्ज गया है, तो हम उसको ऐसे लिख देते हैं, चलो 2 से लेकर n तक। लेकिन ये भी बता देते हैं कि भाई i बराबर 2 लिया है हमने और i बराबर n तक लिया है। उससे होगा क्या कि जैसे यहाँ लिखेंगे हम q, तो यहाँ हम i लिख देंगे। अब जैसे i की वैल्यू 2 रखेंगे तो ये आ जाएगा, i की वैल्यू 3 रखेंगे तो ये आ जाएगा, i की वैल्यू डॉट 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 n रखेंगे तो ये n आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा qi, और नीचे देखो जहां भी 2 आ रहा है वहां i रख रहे हैं, तो R1i और उसका वेक्टर और उसका स्क्वायर। ऐसे यहाँ पर क्या आ जाएगा, R1i कैप। और ये इस शॉर्ट में हमने पूरे कूलम्ब्स लॉ का जो मल्टीपल चार्ज के कारण फोर्स होता है उसको हमने लिख दिया। दोबारा देखेंगे क्या हुआ, हमने कुछ भी नहीं किया, सारी वैल्यू जो थी फोर्स की थी वो सारी उठाई और यहाँ पुट कर दी। K और Q1 कॉमन था तो बाहर निकाल लिया, Q2 Q3 Qn तक हमारे पास प्रोसेस चल रही थी, हमने सेम टू सेम लिख दिया। मैथमेटिकल में इस प्लस को हटाया जाए, सारे प्लसेस को एक सिंबल से दर्शाया जाता है जिसको हम बोलते हैं सिग्मा। हमारा पहला ही चार्ज Q2 था और Q बदल रहा था Q3 Q2 Q3 Q4 Qn तक, तो हमने क्या किया, इसको एक Qi मान लिया। अब यहाँ लिमिट में भी लगा दिया कि i बराबर 2 से स्टार्ट है ये, उसके बाद 2 से स्टार्ट होते हुए कहाँ पर खत्म है, n पर। यहाँ लोअर लिमिट लिखी जाती है और यहाँ पर लिमिट लिखी जाती है। तो लोअर लिमिट हमारी Q2 है इसलिए 2 लिखा, अब लास्ट लिमिट हमारी n है तो हमने n लिख दिया है।
अब देखो जहां भी अब ये 2 ये जो बदल रहा है ना उसकी जगह आई रख दिया है हमने, तो 2 है 3 है, ये 1 तो 1 ही है, आई यहाँ रख दिया है, इसको बाकी सेम टू सेम हमने ऐसे कर दिया है। तो ये था टॉपिक हमारा फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, और इसी प्रिंसिपल को हम बोलते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल को क्या बोलते हैं? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। इसमें क्या होता है, एक चार्ज है जैसे कि Q1, उस पर हमने Q2 Q3 के कारण फोर्सेस निकाला, उन सबका वेक्टर सम कर दिया, वेक्टर सम हमने कर दिया, तो जो भी रिजल्ट आएगा वो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से हम निकाल दिए। और इस तरह से हमारा कूलॉम्स लॉ कंप्लीट होता है, जिसके अंदर कूलॉम्स लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ द कूलॉम्स लॉ, फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस हमने कंप्लीट कर लिया है। देखो अब हम चालू करते हैं, हमारा फोर्स टॉपिक जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। अब हम चालू करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको हिंदी में क्या बोलेंगे? विद्युत क्षेत्र। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चीज है, पहले इसको अच्छे से समझेंगे हम। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चीज है? माना ये कोई चार्ज है प्लस क्यू, तो प्लस, जैसे कि एक चुंबक है, मान लो एक मैग्नेट हमारे पास है और दूसरी मैग्नेट यहाँ पे रखी हुई है, तो हमने ये बहुत अच्छे से देखा है, नॉर्मली प्रोसेस भी है कि ये मैग्नेट इसमें रखी है, यहाँ पे रखी है, तो यहाँ जैसे जैसे इस मैग्नेट को इससे पास लाया जाएगा तो इन दोनों में कोई ना कोई इफेक्ट जनरेट होगा, या तो ये मैग्नेट इसके पास आ रही होगी या ये मैग्नेट जो है वो इससे दूर जा रही होगी। यही होगा मैग्नेट के केस में। ऐसे ही सेम टू सेम केस होता है चार्ज में। ऐसे नहीं हो सकता कि मैग्नेट इस रूम में रखी है और अगली मैग्नेट दूसरे रूम में रखी है और वहां से कोई ना कोई फोर्स फील हो, ऐसे नहीं होगा। एक फील्ड फिक्स होगा कि वहां तक उसका इफेक्ट फील किया जा सकता है, उसे मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे। जब वो यूनिट हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 4, 5 में, 6 में, तब हम समझेंगे। अभी हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम सारी कहानी जो पढ़ रहे हैं वो चार्ज से रिलेटेड पढ़ रहे हैं। तो ऐसे ही चार्ज है Q, और माना कि इससे R डिस्टेंस पर हमने एक चार्ज और रख दिया जिसका नाम है Q0। क्या नाम रख दिया उसका? Q0। अब हमने देख रखा है कि भाई इसकी जो लिमिट है, यहाँ तक अगर इस रेंज में आते हो तो इस चार्ज के कारण इस पे कोई ना कोई फोर्स फील होगा, तो इसको ही हमने क्या बोला है? इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर यहाँ कोई चार्ज रखा है, मान लो ये Q0, तो ये इस चार्ज के कारण कोई भी फोर्स फील नहीं करता है, लेकिन जैसे जैसे पास लाते हैं तो इस लिमिट के बाद जितनी भी पास लाएंगे ये फोर्स को फील करेंगे। चूंकि ये फोर्स को फील कर रहा होता है, इस मतलब इसके इलेक्ट्रिक फील्ड, इसने अपने चारों तरफ एक फील्ड जनरेट किया जिसमें दूसरे चार्ज को जब लाया गया तो वो फोर्स को फील कर रहा है। चूंकि इसने अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट किया है, तो इसलिए इस चार्ज को बोला जाता है सोर्स चार्ज। कौन सा चार्ज? सोर्स चार्ज, स्रोत आवेश। स्रोत आवेश क्यों बोला गया इसको? क्योंकि ये इस चार्ज के कारण जो अपने चारों तरफ फील्ड जनरेट किया है वो इसने किया है, तो इसलिए इसको सोर्स चार्ज। अब इसके अंदर आएंगे तो फोर्स फील हो रहा है, अगर यहाँ होता तो फोर्स फील नहीं होता, इसलिए चूंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड को चेक कर रहा है इसके को, तो इसलिए बोलते हैं इसको टेस्ट चार्ज, परीक्षण आवेश। क्या बोलते हैं इसको? परीक्षण आवेश। हमने देखा। और ये जो होता है, ये Q0 जो होता है वो वेरी वेरी स्मॉल होता है। अब वेरी वेरी स्मॉल क्यों होता है? देखो, अगर ये अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है और अगर ये भी ज़्यादा वैल्यू की होता, मान लो अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा होती तो ये भी अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा होता, फिर इसने जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया हम उसकी स्टडी प्रॉपर नहीं कर पाते, तो इसलिए हम कहते हैं कि जितना कम से कम ये हो सकता है वो ये चार्ज रहे, इसलिए इसके लिए लिखा जाता है जो टेस्ट चार्ज है वो वेरी वेरी क्या होता है? स्मॉल। और इसको हमेशा कैसे माना जाता है? पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। दोबारा सुनेंगे। सोर्स चार्ज क्या होता है? जो अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रहा होता है। टेस्ट चार्ज क्या होता है? जो इसने जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया है उसको टेस्ट कर रहा होता है, इसकी जो वैल्यू वो वेरी वेरी स्मॉल होती है। और इस वेरी वेरी को दिखाने के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं मैथ में जिसको बोलते हैं Q टेंस टू जीरो। इसको पढ़ते कैसे हैं? टेंस टू जीरो। इसका मतलब ये है कि Q0 जो है वो जीरो नहीं है, बट जीरो के बहुत पास है। जैसे कि Q0 की जो वैल्यू है वो 0.000009 है, तो लगभग ये जीरो ही है, बट जीरो नहीं है, तो इसलिए इसको बोला जाता है Q0 टेंस टू जीरो। मतलब Q0 जीरो के बहुत पास है बट जीरो नहीं है। ओके,
और ऐसा क्यों क्यों और ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा वो नहीं करे। तो जो टेस्ट चार्ज होता है वो डज नॉट क्रिएट, या ऐसे कुछ भी लिख देंगे हम, क्रिएट डज नॉट क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड, अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस नहीं करता, और करता भी है तो बहुत छोटा होता है जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को गड़बड़ नहीं कर रहा होता। इसलिए जो टेस्ट चार्ज है, दो चीज याद रखनी है, टेस्ट चार्ज ऑलवेज पॉजिटिव माना जाएगा, ये माना गया है। दूसरा, इसकी जो वैल्यू वेरी वेरी स्मॉल होती है, स्मॉल इसलिए ताकि ये अपने जब चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करे वो बहुत कम से कम रहे, लगभग नेगेटिव से माना जाए, ताकि हम इसकी जिसने जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया उसकी स्टडी को अच्छे से समझ पाए। इसको सोर्स चार्ज इसलिए बोला क्योंकि इसने अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया है और इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को हम स्टडी कर रहे हैं। तो समझ आ गया होगा ये हुआ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ क्या, तो देखो अगर ये क्यू नॉट यहाँ था तो कोई फोर्स फील नहीं हो रहा था, लेकिन इस लिमिट पे आया और इसके अंदर जितनी भी जगह आ रहा है तो ये फोर्स फील कर रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चीज़ हुई फिर, इलेक्ट्रिक फील्ड इज, ये रीजन को बोला गया है, ये जो रीजन या स्पेस दिख रहा है इसी को क्या बोला गया, इलेक्ट्रिक फील्ड। दोबारा सुनेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ रीजन और स्पेस आर सराउंडिंग ए चार्ज पार्टिकल वेयर a force exerted on other charge particle, then this region या और space is called electric field। विद्युत क्षेत्र क्या है, किसी आवेश के चारों तरफ का वो क्षेत्र, किसी आवेश के चारों तरफ का वो क्षेत्र जिसमें किसी दूसरे आवेश को लाने पर वह बल का अनुभव करता है या बल का अनुभव करता है, उसे हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। मेरे को लगता है समझ आ गया होगा विद्युत क्षेत्र, इंग्लिश में भी समझ आ गया होगा और हिंदी में भी। इलेक्ट्रिक चार्ज, दोबारा इलेक्ट्रिक फील्ड में वापस बोल रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ रीजन और स्पेस सराउंडिंग ए चार्ज पार्टिकल वेयर ए फोर्स एक्सर्टेड ऑन अदर चार्ज पार्टिकल। इसको हम सोर्स चार्ज, इसको हम टेस्ट चार्ज कहेंगे। टेस्ट चार्ज की वैल्यू वेरी वेरी स्मॉल होती है, क्यों होती है, क्योंकि वो अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस नहीं कर पाता और उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव मानेंगे। तो ये था इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखेंगे हम, देखो अब हमने देखा था अभी इलेक्ट्रिक फील्ड पूरा देख लिया अच्छे से। ये प्लस क्यू चार्ज था और इससे हमने कुछ डिस्टेंस पे ये प्लस क्यू नॉट रखा था, इसको हमने कौन सा चार्ज बोला था, टेस्ट चार्ज, और इसको हमने कौन सा चार्ज बोला था, सोर्स चार्ज। ओके, अब हम देख रहे हैं अगला पॉइंट कि भाई डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी क्या, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होगी। हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं कि ये प्लस क्यू है और ये भी प्लस क्यू नॉट है, तो दोनों ही सेम लाइक चार्ज है तो रिपल्सन होगा। तो इस पर जो फोर्स लग रहा होगा वो इधर की तरफ लग रहा होगा, ये फोर्स है, फोर्स लगा क्यू नॉट पे, फोर्स लगा इस चार्ज के कारण जो कि आउटवर्ड की तरफ गया है। तो जो फोर्स की डायरेक्शन होगी इस चार्ज पर वही किसकी डायरेक्शन होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज। जिस भी चार्ज पर हमें निकालना होता है उस चार्ज पर जो भी फोर्स आएगा उस वही डायरेक्शन किसकी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। हमारा ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर है। दूसरी अगली बात हम देखें, अगली बात ये कि अगर मान लो कहीं पे प्लस चार्ज रखा हुआ है तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा। हमें याद रखना है कि जो प्लस अगर रखा हुआ है तो देखो वैसे भी दिख रहा है प्लस में वो बाहर जा रहा है, तो ऐसे ही मान लो यहाँ पर प्लस क्यू नॉट रखते तो इधर आता, इधर रखते तो इधर आता। जैसे मान लो ये चार्ज यहाँ होता तो ये कहाँ आता, नीचे की तरफ आता। तो हमें इस पॉइंट से क्लियर कर लेंगे जो प्लस चार्ज होगा उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कैसे होगा, इस टाइप से। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आ गई है। अगर हमारे पास प्लस चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, रेडियली आउटवर्ड, त्रिज्यीय रूप से कैसे होगा, बाहर की तरफ। और अगर हमारे पास माइनस चार्ज है तो कैसे होगा, जैसे ये माइनस होता तो ये क्या करता है, इस पे फोर्स अट्रैक्शन टाइप का हो जाता, फिर इस टाइप से हम पढ़ते होते। तो इस पर याद भी हमें रखना है, जो फोर्स की डायरेक्शन होती और रेडियली कैसे होती, इनवर्ड हो जाती। कैसे हो जाती, रेडियली इनवर्ड, त्रिज्यीय रूप से अंदर की तरफ। दोबारा सुनेंगे, जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाल रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाल रहे हैं तो कैसे होगा, जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज होगा वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की भी होगी। दूसरा, अगर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा रेडियली आउटवर्ड होगा, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा रेडियली इनवर्ड होगा। तो यही हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है।
इसके बाद हम देखो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दिख रहा है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो फोर्स की डायरेक्शन है, और चूंकि इसमें डायरेक्शन आ रही है तो हमारा एक पॉइंट और क्लियर कर लेते हैं इसमें ही। और वो पॉइंट कौन सा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी क्वांटिटी है, इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया है वो एक सदिश राशि है। अब हमें ये देखना है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का चलो समझ आया कि यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड फैला हुआ है। अब यहाँ ज़्यादा है, कहाँ ज़्यादा है, यहाँ ज़्यादा है, यहाँ ज़्यादा है, यहाँ ज़्यादा है, कहाँ ज़्यादा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए कि भाई जैसे जैसे यहाँ हम आगे देखेंगे, हम एक डेरिवेशन भी करेंगे, उसके बाद हमें समझ आएगा कि कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा। तो स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जानने के लिए हम एक टर्म्स का यूज करेंगे जिसका नाम होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। दोबारा सुने, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे ज़्यादा है या उसकी स्ट्रेंथ को जानने के लिए हम एक टर्म्स यूज करेंगे जिसका नाम होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो उसी को हमारा अगला टॉपिक है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो देखो अगला टॉपिक हमारा कौन सा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और इसको हिंदी में क्या बोलेंगे भाई, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम इसको बोलेंगे, जिसको हम सिंबल से कैसे दर्शाएंगे, ई से, और ये वेक्टर क्वांटिटी इसलिए ई वेक्टर। इसका मीनिंग क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमें ये बताता है भाई कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है। स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमें बताना तो उसके लिए एक टर्म्स यूज करते हैं जिसका नाम क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। दूसरा बाई फॉर्मूला अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब होता है ई वेक्टर बराबर, कंप्लीट फॉर्मूले के लिए हम एक वैल्यू यूज करते हैं जिसका नाम है लिमिट क्यू नॉट टेंस टू जीरो, और एफ वेक्टर हमें बताना है किस पर, क्यू नॉट चार्ज पर। तो ये तो हम पढ़ चुके हैं, ये कौन सा चार्ज होता है हमारे पास, टेस्ट चार्ज। और टेस्ट चार्ज की जो वैल्यू है वो कैसे होती है, ऑलवेज पॉजिटिव और वेरी वेरी स्मॉल। और क्यों होती है ये भी हमने देखा था। तो बाई फॉर्मूला अगर हम देखें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन तो क्या दिख रही है हमें, फोर्स क्यू नॉट चार्ज पे कितना लग रहा है, फोर्स क्यू नॉट चार्ज पे कितना लग रहा है, तो हम इसको कैसे बोलेंगे, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। दोबारा समझेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बताता है कि कहाँ पर वीक है और कहाँ पर स्ट्रॉन्ग है। नंबर टू, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डेफिनेशन बनी वो क्या थी, फोर्स ऑन अ फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। बस हमें यही जानना है। और लिमिट मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया कि क्यू नॉट टेंस टू जीरो का क्या मतलब है, ये हमने देख लिया। अब हम देख रहे हैं कि इससे जो इसकी यूनिट निकल कर आएगी, मात्रक जो इसका होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो क्या आ रहा है। देखो फोर्स की यूनिट क्या होती है, हमें 11 में बहुत अच्छे से पढ़ा है, हमें जानना भी चाहिए। फोर्स की जो यूनिट है न्यूटन और चार्ज की यूनिट है कूलाम। तो इसकी यूनिट क्या आ गई, न्यूटन बटा कूलाम। दूसरी, अगर हमको इसकी डायमेंशन निकाल, अच्छा एक चीज़ और, इसकी एक यूनिट और होती है जिसका नाम है वोल्ट बटा मीटर। क्या होती है, जो यूनिट नंबर 2 में हम समझेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो यूनिट है उसका नाम क्या है, न्यूटन बटा कूलाम। और दूसरी जो इसकी यूनिट होती है वो क्या होती है, वोल्ट बटा मीटर। देखो मैं अभी यहाँ साइड में बता रहा हूँ, लेकिन ये यूनिट नंबर 2 में पढ़ेंगे। जो पोटेंशियल होता है, विभव, उसका फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इनको डिस्टेंस से गुणा कर देते हैं। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो आता है पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस, और पोटेंशियल की यूनिट होती है वोल्ट और डिस्टेंस की होती है मीटर। तो इसलिए एक यूनिट यहाँ से भी निकल कर आ जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो है वोल्ट बटा मीटर, और एग्जाम में ज़्यादातर ये पूछी जाती है। तो न्यूटन बटा कूलाम किसकी यूनिट है, देखो न्यूटन बटा कूलाम इलेक्ट्रिक फील्ड की है। दूसरी यूनिट है वोल्ट बटा मीटर, वो उस फॉर्मूले से आई हमारे पास। तो इसकी यूनिट क्या हो गई, वोल्ट बटा मीटर। अगर हमसे पूछा जाए कि डायमेंशंस क्या होगी इसकी, तो वो भी निकाल लेंगे हम, बीमा जिसको हिंदी में बोलते हैं। देखो फोर्स की बहुत अच्छे से सबको पता होनी चाहिए, फोर्स की यूनिट कैसे निकालते हैं। मैं एक बार लास्ट बार बताता हूँ कि फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सीलरेशन। मास की जो डायमेंशन होती है वो होती है m1, और एक्सीलरेशन बराबर क्या होता है, डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। और डेल्टा बी क्या होता है, अब डेल्टा बी के लिए हमें पता है डिस्टेंस, अब इस समझने के लिए हम ऐसे मान लेते हैं कि स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, और एक टाइम और बैठा हुआ है। तो डिस्टेंस की क्या है, डिस्टेंस की यूनिट क्या हो गई L1, और टी कितने हो गए 2, तो ऊपर आएगा तो टी कितना आ गया -2। तो एक्सीलरेशन की यूनिट क्या आ गई हमारे पास, वैसे 11th में अच्छे से समझना था इसको।
एक्सेलरेशन की यूनिट आ गई है L1t-2। तो यहाँ लिख देंगे हम m1 L1t-2 और ये फोर्स की डायमेंशन, और बार बार काम आता रहेगा इसलिए मैंने बता दिया। तो फोर्स की डायमेंशन क्या है, m1 L1t-2। तो यहाँ पुट कर देंगे भाई, न्यूटन फोर्स की यूनिट है, तो m1 L1t-2। और कूलाम की हमने चार्ज के टॉपिक वाले, चार्ज वाला टॉपिक में पढ़ा था, और उसकी आई थी A1T1। तो देखो यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे। m हमें कहीं दिख नहीं रहा तो एक ही है, L1 कहीं दिख नहीं रहा तो एक ही है, t कितने हो गए, देखो -2 तो ये रहा, और एक प्लस का नीचे बैठा है, तो ऊपर आएगा तो -1, और t कितना आ जाएगा -3। a प्लस का 1 है नीचे, और ऊपर आएगा तो a -1। तो इस तरह से हमारे पास इसकी यूनिट भी आ गई। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन हमने लिख दी, फोर्स पर यूनिट चार्ज को हम बोलते हैं। दूसरा, इसकी यूनिट न्यूटन बटा कूलाम या वोल्ट बाई मीटर होती है। तीसरी, डायमेंशन हमें याद नहीं रखनी, हम निकालेंगे, हर एक का फॉर्मूला में आता है, तो m1 ये सब निकाल लिया हमने। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताता क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को बताता है, किस पॉइंट पे ज़्यादा है किस पॉइंट पे कम है, और हमने ये सब पढ़ लिया है। अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी। चलो हम चालू करते हैं उसको। चलो भाई आगे चलते हैं हम। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, जैसे कि हमारे पास ये कोई पॉइंट है और उस पर एक चार्ज रखा है +q, और इससे r दूरी पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी है। तो ये दूरी कितनी है, r, और हमें पता है यहाँ पे बतानी है, तो हमने यहाँ पे क्या मान लिया, इसको टेस्ट चार्ज। और टेस्ट चार्ज पे फोर्स कैसे लगेगा, क्योंकि ये प्लस है और ये भी प्लस है, तो कैसे लगेगा, बाहर की तरफ। ये हमारा फोर्स हो गया। फोर्स की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाला, ये भी हमें बहुत अच्छे से पता है। चलो तो फोर्स का वेक्टर फॉर्म लिख लेते हैं एक बार। क्या होगा भाई बताओ, कि Q1 जो कि यहाँ पर Q है, Q2 मतलब ये Q0 आ जाएगा, बीच की दूरी क्या है r², और वेक्टर बनाना है तो मैग्नीट्यूड को किससे गुणा करते हैं अपन, यूनिट वेक्टर से। ये इसका वेक्टर फॉर्म आ गया। और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था, अभी अभी हमने पढ़ा। देखो अब हम जब भी यूज करेंगे तो वो लिमिट वाले को हटा देंगे और अपने आप से समझ लेंगे कि इसकी वैल्यू क्या है, वेरी वेरी स्मॉल, तो हम इसको यूज करेंगे। ऊपर से यहाँ से हटाओ, देखो एफ वेक्टर के फॉर्मूला देखो ऊपर, के Q0 अपॉन r² इंटू r², और डिवाइड में क्या बैठा हुआ है, Q0। अच्छा इसमें बड़ा है ना, तो Q0 और ये Q0 से Q0 कटा, तो क्या आया हमारे पास, KQ अपॉन r² इंटू r²। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण। बस छोटा सा डेरिवेशन है, क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ये पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, KQ अपॉन r² इंटू r²। KQ देखो ये आ गया पूरा, KQ अपॉन r² इंटू r²। अब यहाँ पे हम ध्यान से देखें, ये चार्ज कौन सा आया है, टेस्ट चार्ज या सोर्स चार्ज, तो ये है सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज क्या होता है, जिसके कारण फोर्स लगा होगा। जैसे इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाला था, इसके कारण, जिस पर फोर्स लगता है उसको नहीं, जिसके कारण। तो यहाँ पर क्या आता है, कौन सा चार्ज आता है, यहाँ पे वो चार्ज आएगा जिसको इंग्लिश में हम बोल देंगे सोर्स चार्ज, या हम बोले कि जिस भी चार्ज के कारण फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है उस चार्ज को हम कहाँ रखेंगे, यहाँ पर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, उसका फॉर्मूला कितना आया, KQ अपॉन r² इंटू r²। देखो इसमें एक चीज और है कि जो r² है, अगर इसकी यूनिट, इसको ऐसे मान ले r², तो जो r² है हमारे पास वो एक यूनिट वेक्टर है। कैसा वेक्टर है, यूनिट वेक्टर। और उसकी जो डायरेक्शन है वो देखें तो हम कैसे जा रही है, इसी तरह से डायरेक्शन, कैसे, ऐसे, मतलब +q से Q0 की तरफ। तो इसकी जो डायरेक्शन है वो क्या है, +q से +q टू Q0। ये देखो जहाँ फोर्स है उसी डायरेक्शन में हमारे पास r² बैठा हुआ है। तो हमने r² भी बता दिया कि यूनिट वेक्टर है, और ये सब हो गया है। अब हम यहाँ से ये भी देख सकते हैं, देखो E का जो फॉर्मूला आ रहा है वो आ रहा है KQ अपॉन r² इंटू r²। E का फॉर्मूला क्या आ रहा है, KQ अपॉन r² इंटू r²। और हमें पता है नीचे वाली अगर वैल्यू बढ़ेगी तो ऊपर वाली वैल्यू घटेगी, तो इसका मतलब E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द r²। है मतलब जैसे जैसे r बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा। तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए, अगर मान लो r को बहुत ज़्यादा कर दे, अनंत कर दे, r जो दूरी है ये वाली, इसको बहुत ज़्यादा दूरी पर ले जाए, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा, 0। कितना होगा, 0। क्योंकि देखो जैसे यहाँ इन्फिनिटी रखोगे तो 1/∞ बराबर कितना आता है, 0। बहुत अच्छे से पता है हमें 1/∞ कितना होता है, 0। इसलिए अनंत दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना हो गया, 0। तो यहाँ से पॉइंट भी क्लियर हुआ
कि इस चार्ज से जैसे जैसे दूरी पर जाएंगे, जैसे जैसे दूरी पर जाते जाएंगे उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड घटता जाएगा। तो सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कहाँ होगा, इस वाले पॉइंट पे, फिर कहाँ होगा, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। तो जैसे जैसे दूरी से जाते जाएंगे इस चार्ज से, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू घटती जाएगी। तो इससे हमारा क्या क्या पॉइंट क्लियर हुए। हमारे यहाँ पास फॉर्मूला है कि क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप। उसके बाद हमने यहाँ से ये भी देख लिया है भाई, क्या देख लिया, ये देखा है कि जैसे जैसे आर बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जाएगा। जैसे जैसे आर बढ़ेगा मतलब इस चार्ज से जैसे जैसे दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जाएगा। और अगर हम इन्फिनिटी पे बात कर लें तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, 0। हमें बहुत अच्छे से पता है कि जो प्रपोज ई को अगर मैं इस पे रख लूं और आर को इस पे रख लूं, तो हमने 11th क्लास में काफी बार पढ़ा भी है कि ई और कोई भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल अगर है तो उसका ग्राफ कैसे आएगा, ऐसे, और प्रोपोर्शनली का ग्राफ कैसे आता है, ऐसे। तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि जो ई है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, आर स्क्वायर के। तो इसलिए इसका ग्राफ कैसे आएगा, ऐसे। इसका क्या मतलब है कि जैसे जैसे आर बढ़ेगी ई का मान घटता जाएगा। तो ये इसका ग्राफ हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा, हमने कैसे डेरिवेशन आया पूरा कंप्लीट किया। आर यूनिट वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन है क्यू टू क्यू नॉट, वो भी देख लिया। और हमने इस फॉर्मूले से ये भी समझ लिया कि आर बढ़ेगा तो ई घटेगा, और इन्फिनिटी पे जाके जो आर अगर इन्फिनिटी हो जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। चूंकि ये इन्वर्सली बैठा हुआ है इसलिए इन्वर्सली का ग्राफ ऐसे आएगा, तो इसका ग्राफ हमने ऐसे पढ़ लिया। तो ये था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब हम देखेंगे, देखो अगला पॉइंट हमारा क्या है। एक पॉइंट हमारा रह गया है, देखो कौन सा पॉइंट रह गया है। मान लो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है हमको, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसमें कोई प्लस क्यू चार्ज दिया है, और ऐसे ही सेम टू सेम एक और इलेक्ट्रिक जिसकी डायरेक्शन तो यही है इलेक्ट्रिक फील्ड की, लेकिन उसमें है ना जो माइनस क्यू दिया है इस बार, इसमें दोनों का कंपैरिजन करते हैं और हमसे पूछा जाए कि इस पर फोर्स कितना लगेगा। तो देखो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या क्या पढ़ा था अभी, एफ बटा क्यू नॉट, क्यू मान लेते हैं क्योंकि ये चार्ज इस पर निकालना है, इस पर फोर्स। अब अगर हमें एफ निकालना है तो इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, इतना आता है हम पे, तो क्यू इंटू ई वेक्टर। चार्ज कैसा था, प्लस, तो यहाँ पे भी क्या लगा दिया, प्लस। ऐसे इसमें निकाल लेते हैं एक बार, फिर समझते हैं। ई वेक्टर बराबर कितना, एफ वेक्टर अपॉन में क्यू, बट ये माइनस के साथ रख दिया हमने। तो एफ वेक्टर हमें निकालना है अगर, तो हम क्या करेंगे, माइनस क्यू इंटू में ई वेक्टर। तो ये हमारे पास आ गया है। तो देखो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि जो प्लस है, ई के आगे प्लस है तो फोर्स के आगे भी प्लस लिखा हुआ है, जिसके आगे कोई साइन नहीं है उसके आगे प्लस मानना होता है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स दोनों की डायरेक्शन कैसी है, सेम। अब ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड के आगे माइनस लिखा है लेकिन फोर्स के आगे प्लस लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि दोनों की डायरेक्शन कैसी होगी, अपोजिट। तो अगर तुमसे हमसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे है तो इसमें फोर्स की डायरेक्शन कैसे होगी, तो सेम, मतलब ये। और कितनी होगी, एफ वेक्टर बराबर क्यू ई वेक्टर। अगर नेगेटिव पे फोर्स पूछा जाए तो कितनी होगी, हमने नीचे निकाल लिया है कितना, एफ वेक्टर बराबर कितना, माइनस का क्यू इंटू ई वेक्टर। तो देखो फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक दूसरे के कैसे आ गए, अपोजिट। तो अगर पॉजिटिव चार्ज किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा रहता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और फोर्स की डायरेक्शन दोनों सेम रहती है, या हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही फोर्स लगता है। अगर हमारे पास नेगेटिव चार्ज है किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में तो उस पर जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, और दोनों की वैल्यू कितनी होगी, अगर प्लस चार्ज है तो प्लस का क्यू ई और इस पर माइनस का क्यू ई। अब हमारा जो टॉपिक है वो हमारा एक पॉइंट रह गया था, इसको कंप्लीट कर लिया हमने। देखो अब हमारा टॉपिक रहता है, जैसे कि हमने फोर्स में पढ़ा था कि फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, ऐसे सेम टू सेम एक टॉपिक और है जिसको हम पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, जिसको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बोला था। बस हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड में ये टॉपिक और है, फिर कंप्लीट करते हैं इसको। तो देखो भाई चालू करते हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, जैसे हमने फोर्स में पढ़ा था वैसे। और जैसे इस चार्ज पे हमें निकालना है Q1 पर, तो हमने माना कि इस Q2 के कारण निकालना है हमको, तो प्लस का Q2 है। और एक फोर्स चार्ज यहाँ रखा है, मान लो कि उसका नाम क्या है, Q3, तो उसके कारण निकालना है हमें। और हमें ये बहुत अच्छे से पता है कि जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वही इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन होगी। तो फोर्स इस पे कैसे आया था, ऐसे, और ये 1 क्या पढ़ा गया था इसको, 1 पर 2 के कारण, तो हम इसको लिख देंगे 1 पर 2, और यही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी 1 पर 2 के कारण। ऐसे इसके कारण निकालेंगे तो वो भी, क्योंकि ये भी प्लस वो भी प्लस, तो फोर्स कैसे होगा, 1 पर 3 के कारण, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा 1 पर 3 के कारण।
अगर हमने देखा कि इन दोनों की पोजीशन बतानी है ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, तो उसको हमने नाम दिया था कुछ, इसको हमने R2 वेक्टर बोला था क्योंकि चार्ज का नाम Q2 है, ये चार्ज का नाम Q3 है इसलिए इसका नाम दिया था R3 वेक्टर, इस चार्ज का नाम Q1 है इसलिए इस चार्ज का नाम क्या है, डिस्टेंस का पोजीशन वेक्टर का नाम क्या है, R1 वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर का यूज करेंगे हम जब ओरिजिन के रेस्पेक्ट में पोजीशन बता रहे हैं, बट अगर चार्जेस के बीच में डिस्टेंस लिखनी है तो हम लिखेंगे R। देखो फाइनल पॉइंट कौन सा है, 1, तो हम लिखेंगे 1 और कहाँ से स्टार्ट हुआ, 2 से, तो ये जहाँ से स्टार्ट होता है उसे पीछे और जहाँ पे जाना होता है उसे आगे, और ये हमारे पास वेक्टर आ गया। ऐसे इसकी इस वाली दूरी बताइए, ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, फाइनल पॉइंट है 1 और कहाँ से स्टार्ट हुआ है 3 से, तो ये हो गया R1 3 वेक्टर। तो सेम टू सेम डायरेक्शन डायग्राम हो गया हमारा, और इस दोनों के बीच में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, नेट फोर्स होगा ये, तो उसी डायरेक्शन में हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी मान लेते हैं बस। अब हमारे पास जो F1 है वो हम निकाल चुके हैं, वैसे तो के F12 निकाल लेते हैं पहले, क्योंकि हमें ये निकालना था ना। तो 12 कैसे निकालेंगे, के Q1 पहले मैग्नीट्यूड लिखेंगे, R12 वैसे बहुत बार प्रैक्टिस हो चुकी है, अब तो सीधा भी लिख सकते हैं अपन, R12 कैप। देखो F12 कैसे लिखेंगे, Q1 Q2 सॉरी के Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस कितनी है, R12 वेक्टर का मॉड का स्क्वायर लिख दिया, वो तो मैं ये वाली जो चीज़ है ये तो मैग्नीट्यूड हो गई और ये यूनिट वेक्टर हो गई, तो ये पूरा वेक्टर बन गया कंप्लीटली। सिमिलरली F13 कितना होगा, के Q1 Q3 अपॉन R13 वेक्टर और उसका स्क्वायर इंटू R13 कैप, ये लो, ये वही मैग्नीट्यूड हो गया और ये यूनिट वेक्टर हो गई, मैग्नीट्यूड को यूनिट वेक्टर से गुणा करने पर फुली वेक्टर प्राप्त हमको मिल गया, और 13 चार्ज इसका योग इसमें पार्ट कर रहे हैं, तो इसलिए के Q1 Q3 आ गया। ओके, सिमिलरली मान लो ऐसे ही n चार्ज होते हैं, तो हमने ये निकाल के भी बैठे हैं पीछे, देखो अभी थोड़ी देर पहले हमने पूरा टॉपिक पढ़ा था स्टार्टिंग में, तो यहाँ आ जाएगा के Q1 Qn अपॉन में R1n वेक्टर का स्क्वायर इंटू R1n कैप। तो ये हमने सारे जितने भी थे वो सारे फोर्स निकाल दिए हैं, क्या निकाल दिया हमने, सारे फोर्स निकाल दिए हैं ये पूरे। अब हमें निकालना फोर्स नहीं है, फोर्स तो निकाल चुके हम, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो हम क्या करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, अभी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पढ़ा था F/Q, और ये था टेस्ट चार्ज जिस पे निकालना होता है, तो यहाँ पर क्या आ रहा है ये Q1, तो E वेक्टर बराबर F, अब जैसे 12 है तो यहाँ पे भी 12 आ जाएगा। अब बताओ 12 की वैल्यू बोलेंगे वहां से के Q1 Q2 अपॉन R12 वेक्टर का स्क्वायर इंटू R12 कैप, और डिवाइड में क्या बैठा हुआ है Q1, Q1 से Q1 कट जाएगा, तो देखो E12 वेक्टर कितना आ गया हमारे पास, के Q2 अपॉन R12 वेक्टर का स्क्वायर इंटू R12, और मैंने बोला था जिस भी चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है वो यहाँ आता है, जिस पर निकाल रहे हैं वो कट जाता है, यहाँ पे देखो ये कट गया। सिमिलरली अगर हम ऐसे E13 लिखे तो अब हम सीधा पता चल गया के Q2 के कारण निकाला था, यहाँ पर क्या जाएगा Q3 के कारण, तो कितना आ गया R13 वेक्टर का स्क्वायर इंटू R13 कैप। सिमिलरली अगर हम ऐसे देखें कि N1 के कारण कितना होगा, तो 1n बराबर के Qn अपॉन में R1n वेक्टर का स्क्वायर इंटू R1n कैप। तो इस तरह से हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। तो देखो एक बार दोबारा देखेंगे, फोर्स हमने ऐसे निकाल दिए, फोर्स में Q1 चार्ज जिस पे भी निकालना उसका डिवाइड करके हमने E1 निकाल लिया और E1 इतना आया। तो हमने ये देखा, ये नोटिस भी करा कि इसमें जिस पे निकाल रहे होते हैं वो तो कट जाता है, लेकिन जिसके कारण निकालना होता है वो आ जाता है। तो यहाँ पे 2 आया, यहाँ पे 3 आया, यहाँ पे n है तो n आ गया, ये हमने निकाल दिया है। अब चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स दोनों कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए हम क्या करेंगे, इनका एल्जेब्रिक सम नहीं कर सकते, इसलिए हम इनका क्या करेंगे नेट निकालने के लिए वेक्टर सम। तो चलो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं अब हम, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन Q1 चार्ज ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। तो चलो कैसे निकालेंगे, E1 वेक्टर बराबर E1 2 वेक्टर प्लस E1 3 वेक्टर प्लस E1 सॉरी अब 2 ही काफ़ी है, बाकी तो हम डॉट डॉट लगा के लिख लेते हैं, E1 n वेक्टर हो गया। यहाँ तक वैल्यू पुट करेंगे के Q2 अपॉन R12 वेक्टर का स्क्वायर इंटू R12 कैप प्लस के Q3 अपॉन R13 वेक्टर का स्क्वायर इंटू R13 कैप प्लस डॉट 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 के
क्यू एन अपॉन आर वन एन वेक्टर का स्क्वायर इंटू आर वन एन कैप। और जैसे हमने फोर्स में किया था वैसे ही हम इसमें भी कर लेंगे। कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास पूरी स्टेप में, के, बाकी कोई भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो हम सीधा सीधा लिख देंगे जो नहीं आ रहा है। तो आर वन टू वेक्टर का स्क्वायर इंटू आर वन टू कैप प्लस क्यू थ्री अपॉन में आर वन थ्री वेक्टर का स्क्वायर इंटू आर वन थ्री कैप, डॉट 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 करके क्यू एन अपॉन आर वन एन वेक्टर का स्क्वायर इंटू आर वन एन कैप। ये लो, और हमने इसको सिंपल फॉर्म में लिखना भी सीखा था। जितने भी प्लस आ रहे हैं उन सबको किससे कन्वर्ट कर देते थे हम, सिग्मा से। बाहर के बैठा हुआ है और लिमिट आई बराबर, देखो पहली स्टेप में क्या आ रहा है 2, तो आई बराबर 2, लास्ट में क्या आ रहा है n, तो यहाँ लिख देंगे आई बराबर n। और जहां भी ये चेंज हो रहे हैं उसको हम i से रिप्लेस कर देंगे, जैसे 2 3 4 5 n, तो यहाँ लिख देंगे क्यू आई। और जहां भी देखो 1 1 1 तो सेम है, तो आर वन तो सेम रहा, लेकिन 2 3 4 n तक, तो यहाँ आई लिख देंगे और इस पर वही वेक्टर और उसका स्क्वायर इंटू आर वन एन कैप। ये सिंपल फॉर्म में आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख दिया है। तो इस तरह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस हमने पूरा फॉर्मूला बनाया। ये सिमिलर भी है फोर्स की तरह, और इसी प्रिंसिपल को सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी बोला जाता है। तो इसमें अंदर हमने अभी देखो, अभी तक हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पूरी तरह से पढ़ लिया है। जब हम कल मिल रहे होंगे तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में बात करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड अच्छे से पढ़ना है। एक बार मैं फटाफट से रिपीट कर लेते हैं पूरा। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में डेफिनेशन हमने पढ़ी थी। डेफिनेशन क्या होती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए स्पेस अराउंड ए चार्ज पार्टिकल वेयर ए फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन अदर चार्ज पार्टिकल। ये हमने पूरी तरह से पढ़ा। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ा, ड्यू टू पॉइंट चार्जेस पढ़ा, और फिर हमने मल्टीपल चार्जेस के कारण भी पढ़ा। और ऐसे करके हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूरी तरह से ख़त्म होता है। जब हम कल मिलेंगे तो हम पढ़ रहे होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है और उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है। और बोर्ड में ये क्वेश्चन आता ही आता है एग्ज़ाम में, तो इसको अच्छे से हम कल पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें, ताकि ये वीडियो जल्दी जल्दी आते रहें। थैंक यू।